नमस्कार विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनका समाधान करने के लिए मैत्रीपूर्ण साधनों की व्यवस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैत्रीपूर्ण साधन, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, मुख्य जो मैत्रीपूर्ण साधन थे जिसके बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से समझौता वार्ता है, संराधन है, मध्यस्थता और उसके बाद पंच निर्णय, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो साधन है वो है अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग विवादों की जांच के लिए बनाए जाते हैं और इनके द्वारा विवादों के आधार का अध्ययन किया जाता है और इनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। औपचारिक रूप से इसका जन्म 1899 के हेग शांति सम्मेलन में हुआ और यह तरीका ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सुझाया गया है जो तथ्यों के निर्धारण तक सीमित है और जहां पक्ष संपूर्ण विवाद को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हों तथा पंच निर्णय की प्रक्रिया अपनाने में कानूनी प्रश्न और राजनीतिक स्वार्थ उलझे हुए हों। हेग अभिसमय के तृतीय भाग में कहा गया था कि जिन अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में इज्जत या गहरे स्वार्थ का प्रश्न नहीं है तथा जो तथ्यों से संबंधित मतभेद के कारण उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग नियुक्त कर दिया जाए जो तथ्यों की निष्पक्ष जांच करके विवाद को सुलझा सके और इस आयोग का प्रतिवेदन केवल तथ्य ज्ञात करने तक सीमित रहता है। वह पंच निर्णय का पंचाट नहीं होता और पक्षों को पूरी स्वतंत्रता भी देता है। इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि सन 1907 के हेग अभिसमय द्वारा इन आयोगों की स्थिति में पर्याप्त सुधार कर दिया गया और 1924 के वाशिंगटन समझौते में यह निर्णय लिया गया कि जांच का स्थायी आयोग नियुक्त किया जाए। इसकी मुख्य व्यवस्थाएं थी, जैसे यदि समझौता करने के प्रमुख राजनयिक उपाय विफल हो जाएं, तो दोनों पक्ष अपने विवाद स्थायी आयोग को सौंप देंगे और उसका प्रतिवेदन आने तक युद्ध नहीं करेंगे। दूसरी व्यवस्था, जैसे स्थायी आयोग में 5 सदस्य होंगे, प्रत्येक पक्ष द्वारा इसमें एक अपना और एक तीसरे राज्य का नागरिक नियुक्त किया जाएगा। 5वां सदस्य दोनों पक्षों द्वारा तीसरे राज्य में से चुना जाएगा। और तीसरी व्यवस्था, आयोग का प्रतिवेदन 1 वर्ष में अवश्य आ जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो संराधन की भांति जांच आयोग की प्रक्रिया भी व्यवहार में पर्याप्त अपनाई गई और इसका उदाहरण 1931 में मंचूरिया की घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रसंघ ने लिटन कमीशन की नियुक्ति की थी। इसी के रूप में हम देख सकते हैं। फिर अगला जो साधन है वो है न्यायिक समाधान अथवा अधिनिर्णय, जिसको हम कहते हैं। विवादों का न्यायिक समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से होता है, आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जो कानून का प्रयोग करता है और समुचित प्रकार से गठित किया जाता है। जो झगड़े न्यायालय द्वारा निर्णीत होते हैं उनका निर्णय अधिनिर्णय कहलाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और बहुत सारे विवाद ऐसे होते हैं जिनका न्यायिक समाधान जरूरी होता है और ये सारे जब विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं तो उनका निर्णय अधिनिर्णय कहलाता है। पंच निर्णय में कोई न्यायालय नहीं था, केवल पंचों के नाम की सूची होती है। विवाद करने वाले पक्ष इनमें से किन्हीं को अपने मामलों में पंच मान लेते थे, तभी यह न्यायालय बन जाता था। किंतु राष्ट्रसंघ ने स्थायी न्यायालय की स्थापना की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका रूप बदलकर इसे न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नाम दे दिया। पंच निर्णय तथा अधिनिर्णय के बीच कुछ भेद और समानताएं भी हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहूँगी यहाँ पर। तो पंच निर्णय और अधिनिर्णय, इन दोनों में क्या समानताएं हैं? जैसे
दोनों में विवाद का निर्णय कानून के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर बाध्य और निष्पक्ष निकाय द्वारा होता है, पहली बात। दूसरी बात हम ले सकते हैं कि दोनों के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। एक बार चाहे पंच निर्णय हो या अधिनिर्णय हो, संबंधित पक्ष को उन निर्णयों का पालन करना ही पड़ेगा। वो बाध्य हैं उनका पालन करने के लिए, जो भी निर्णय इन्होंने दिया है। फिर है जैसे दोनों स्थितियों में विवादी पक्ष अपना विवाद निर्णय के लिए सौंपने की भी स्वतंत्रता रखते हैं। वो विवाद अपना सौंपे या ना सौंपे, इसकी स्वतंत्रता उनको है, लेकिन एक बार सौंपने के बाद में जो निर्णय आएगा उसको फिर वो मानना उनके लिए ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। पंच निर्णय और न्यायिक निर्णय में ये दोनों एक नहीं है। इनमें मुख्य अंतर है, आधारभूत अंतर है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। वो अंतर कुछ इस तरह से देखे जा सकते हैं। जैसे न्यायिक निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो एक प्रसंविदा पर आधारित है, अर्थात इसकी प्रक्रिया के नियम अलग हैं, जो उन राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं जो न्यायालय को अपने विवाद समर्पित करते हैं। पंच निर्णय के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पंच निर्णय का एक स्थायी न्यायालय है, परंतु वास्तव में यह न तो न्यायालय है तथा न ही स्थायी है। यह क्या है, एक नामों का पैनल होता है पंच निर्णय में, और इसके अतिरिक्त भी किसी विवाद के पक्षकार विवाद के निस्तारण हेतु विवाचन न्यायालय स्थापित भी कर सकते हैं, यानी विभिन्न पंचों की नियुक्ति की जा सकती है और उनको विवाद सौंपे जा सकते हैं। फिर जैसे दूसरा अंतर हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है और पंच निर्णय न्यायालय अस्थायी होते हैं, इनका कोई स्थायी स्थान नहीं होता है। अगला अंतर कुछ इस तरह से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सार्वजनिक सुनवाई होती है तथा इसके निर्णय आदि प्रकाशित होते हैं, लेकिन पंच निर्णय न्यायालयों के निर्णयों का प्रकाशन पक्षकारों के मध्य करार पर निर्भर करता है। अर्थात यदि जो पक्षकार हैं उन्होंने आपस में ये तय कर लिया है, करार कर लिया है, कोई समझौता कर लिया है, संधि कर लिया है कि हम अपने निर्णयों को प्रकाशन करेंगे, तभी वो प्रकाशन होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय प्रकाशित होते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सभी राज्यों के लिए खुला है, परंतु इसकी अधिकारिता राज्यों की सहमति पर निर्भर करती है। पंच निर्णय के क्षेत्र में सहमति का और भी अधिक महत्व है, यहाँ तक कि न्यायालय की स्थापना के लिए भी सहमति आवश्यक होती है। अगला अंतर हम देख सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विवाद विधि के अनुसार निर्णीत किए जाते हैं। कानून बने हुए हैं, उन कानून के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय करता है। लेकिन पंच निर्णय न्यायालय कठोर रूप से विधि से बाध्य नहीं होता है, वो स्वयं विवेक पर भी आधारित होते हैं। फिर अगला और महत्वपूर्ण अंतर हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में न्यायिक निर्णय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पंच निर्णय को भी विवाद के निस्तारण के एक ढंग के रूप में चार्टर के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है, परंतु इसे न्यायिक निर्णय के समान महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया गया है। यानी न्यायिक निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ज़्यादा महत्व है। पंच निर्णय भी हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने न्यायिक निर्णय के समान इनको महत्व नहीं दिया जाता। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है और इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई। इससे पूर्व प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई थी। न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसले अधिनिर्णय कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के सदस्य बन जाते हैं। यद्यपि न्यायालय आवश्यक और सार्वभौम क्षेत्राधिकार नहीं रखता, किंतु इसके निर्णय उन पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं जो इसके न्यायाधिकरण को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोरफू चैनल का मामला 1946, मोरक्को में अमेरिकी राष्ट्रजनों के उत्तराधिकार का विवाद, एंग्लो नॉर्वेजियन मछली का मामला, दक्षिण अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, इस तरह के महत्वपूर्ण विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने अलग ही छवि छोड़ जाता है, इसका अपना अलग ही महत्व होता है। एक और हम लें कि शांतिपूर्ण समाधान का जो तरीका है या साधन है वो राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विवादों का समाधान। राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ही की गई थी ताकि विश्व युद्धों पर रोक लगाई जा सके। विश्व युद्ध पूरे विश्व के लिए बड़े घातक होते हैं, इसलिए सभी राष्ट्र युद्ध से बचना चाहते हैं और इसीलिए ये राष्ट्रसंघ और अंतर्राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण है। युद्ध से बचाव का एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं मंच है। तो राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में शांतिपूर्ण समाधान की विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया ताकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का कानूनी आधार बनाया जा सके। राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र की धारा 12 में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के 3 उपाय बताए गए। पंचों को सौंपना, हेग की स्थायी पंचायती अदालत को सौंपना तथा संघ के परिषद द्वारा इसकी जांच करना। तो संघ की धारा 16 में शांतिपूर्ण समाधान का प्रस्ताव स्वीकार न करने वाले के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रसंघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य भी युद्ध को रोकना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद पर कुछ दायित्व भी डाले गए हैं। तो चार्टर की धारा 14 महासभा को यह सत्ता देती है कि उस स्थिति के शांतिपूर्ण समायोजन के लिए सुझाव दे जो राष्ट्रों के सामान्य कल्याण अथवा मित्रतापूर्ण संबंधों को आघात पहुंचाती हो। सुरक्षा परिषद को दी गई शक्तियां बहुत व्यापक है और यह महासभा की अपेक्षा अधिक जल्दी कार्रवाई कर सकती है। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, सुरक्षा परिषद पंच निर्णय, न्यायिक समझौते, वार्ता, जांच, मध्यस्थता आदि उपायों द्वारा विवादों को सुलझाने का सुझाव दे सकती है। यदि कोई विवाद शांतिपूर्ण उपायों से हल न किया जा सके तो यह आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है, सैनिक कार्यवाही करने का भी अधिकार रखती है। 1950 कोरिया और स्वेज नहर 1956 में, खाड़ी संकट 1990-91 के मामलों में इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग भी किया जा चुका है। तो इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अपनी सेवाएं, मध्यस्थता आदि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए अर्पित करते हैं। 24 अक्टूबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध तथा राज्यों के मध्य सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की एक घोषणा पारित की और इस घोषणा में पुनः जोर दिया गया है कि राज्य अपनी समस्याओं तथा झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का पालन करे। इसके बाद 40 राज्यों ने मनीला घोषणा का अनुमोदन भी किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण पर बल दिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्य, सभी देश विश्व को युद्ध से बचाने का प्रयास करते हैं और जितने भी विवाद हैं उनका सबसे पहले वो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी चाहते हैं। और बहुत बार ऐसे विवाद हुए हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्वक विवादों का समाधान भी किया गया और यह समाधान बहुत सफल रहा, महत्वपूर्ण रहा। धन्यवाद।